अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी सर, वालेकुम अस्सलाम। आ रही है। अच्छा ठीक है। हमारा जो चैप्टर का ताल्लुक है वो है चैप्टर नंबर 17। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका सिर्फ ये वाला चैप्टर ही क्यों रह गया? सर असल में हमारे जो कॉलेज के सर है ना, उन्होंने हमें कहा है कि 3 पेयर से लिख लेने, तो उसमें बाकी सारे मैंने पेयर्स कवर कर लिए हैं, लेकिन क्योंकि टेस्ट सेशन स्टार्ट हो गए थे तो चैप्टर 17 उन्होंने कवर नहीं करवाया था। आपका कॉलेज कौन सा है? कनीड। ओके ओके। चलें, हम चैप्टर नंबर 17 यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे अपना एक वीक के अंदर। मुझे बताएं, मेरी आवाज़ आपको क्लियर और लाउड आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलें, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटे, याद रखिएगा कि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 17 जो है, इसका नाम बहुत खास है क्योंकि इसके नाम में ही इसका सारा राज छुपा हुआ है। वो किस तरीके से, जरा वो समझ लीजिएगा। हमारे पास ये जो हमारा चैप्टर है, दैट इज बेसिकली चैप्टर नंबर 17। और इसके नाम में मैं क्यों कह रहा हूँ खास बात है, वो इसलिए कि अगर आप इस चैप्टर के नाम के ऊपर गौर करें तो इस चैप्टर का नाम है फिजिक्स इन सॉलिड्स, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स बेसिकली। तो इसका क्या मतलब है? नाम से वाज़िया हो रहा है कि इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी डिस्कशन करनी है? सॉलिड्स की। देखो, आप सब जानते हो कि मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। यानी मैटर सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है और प्लाज्मा भी होता है। 4 फंडामेंटल स्टेट्स होती है ना मैटर की। उसमें से एक स्टेट है सॉलिड। तो बेसिकली मामला ये है कि फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में आपने हर चीज, लिटरली हर चीज, सिर्फ और सिर्फ किसके हवाले से पढ़नी है? सॉलिड्स के हवाले से पढ़नी है। बेटा, इसमें याद रखिएगा कि आपके पास फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स इसका ठीक नाम नहीं है। इस चैप्टर का नाम तो आपकी बुक ने फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स लिखा है, लेकिन इस चैप्टर का सबसे ठीक नाम और सबसे बेहतर नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अच्छा, ये नाम भी आप पहली दफा नहीं सुन रहे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये नाम इससे पहले आपने कहाँ पढ़ा है? हम्म, पता नहीं। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और इंट्रोडक्शन में ब्रांचेस हम्म। ऑफ फिजिक्स थी, और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में एक फिजिक्स थी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। हाँ जी। इसका मतलब ये है, चलें अगर आपको नहीं भी याद आया तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें ये बात तो तय है कि ये क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है। आपको मेरा व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है ना? हाँ जी। ओके। तो हमारे पास जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो फिजिक्स की ब्रांच है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका ताल्लुक किसके साथ है? तो ताल्लुक बड़ी तवज्जो से सुनना है आपने। इस इट बेसिकली डील्स विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये सॉलिड के स्ट्रक्चर के साथ और प्रॉपर्टीज के साथ डील करता है। अच्छा, अब इन दोनों अल्फाज का मतलब जानना है। कौन से दो अल्फाज हैं? सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाज इसमें है स्ट्रक्चर और दूसरा लफ्ज है प्रॉपर्टीज। अच्छा, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर का मतलब है बनावट। यानी कोई सॉलिड किस तरीके से बना हुआ है उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। जैसे कुछ सॉलिड होते हैं वो बड़े चमकदार होते हैं, जबकि कुछ सॉलिड होते हैं वो बड़े डल होते हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, उनके मॉलिक्यूल्स इस तरीके के होते हैं कि वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो जो उनका स्ट्रक्चर है, यानी मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज हुए और वो सॉलिड बना, वो स्ट्रक्चर के साथ डील करता है। और प्रॉपर्टीज में बेटे याद रखिएगा 3 तरह की प्रॉपर्टीज हैं। मैं तीनों के नाम अभी बता दूंगा ताकि आपको ये पता लग जाए कि पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या बातें पढ़नी है और किन किन बातों के साथ आपने डील करना है। तो जरा देखिएगा, प्रॉपर्टीज में बेटा 3 तरह की प्रॉपर्टीज आपकी किताब ने डिस्कस की हैं।
रिगार्डिंग सॉलिड्स। अब ये चैप्टर भी इसी तरीके से बना हुआ है। तो अगर आप ये प्रॉपर्टीज जान जाते हैं तो आपको एक मैप पता चल जाएगा कि इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, पहली बात याद रखिएगा, सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो आपकी बुक ने डिस्कस की हैं, उन प्रॉपर्टीज का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल का मतलब है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कोई कितना सख्त है, किसी को कितना खींच के लंबा किया जा सकता है, इलास्टिसिटी कितनी है उसके अंदर, या दबा कितना सकते हैं आप उसको, उसके अंदर अपनी शेप को रिस्टोर करने की सलाहियत कितनी है, उसको आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अच्छा, दूसरी तरह की जो प्रॉपर्टीज जो आपने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, उन प्रॉपर्टीज का नाम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। यानी किन सॉलिड में से बिजली गुजरती है, किन सॉलिड में से नहीं गुजरती, किन सॉलिड में से कभी कभी गुजरती है, और किन सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाने पे गुजरती है, किन पे कम करने पे गुजरती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के वाले से सारी प्रॉपर्टीज आपने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में पढ़नी है। और एट लास्ट आपके पास आती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का। जैसे कि आपने मैग्नेट्स तो जरूर देखे होंगे, सवाल ये पैदा होता है कि कुछ सॉलिड मैग्नेट क्यों होते हैं और कुछ सॉलिड मैग्नेट क्यों नहीं होते। यानी आपकी बॉडी किसी और चीज को क्यों नहीं अट्रैक्ट करती, या ये पेज क्यों नहीं दूसरे पेज को अट्रैक्ट करता, मैग्नेट में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो इनको कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो याद रखिएगा कि हमने ये जो ब्रांच है हमारी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इसमें प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। और प्रॉपर्टीज तीन तरह की हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बेटा याद रखिएगा, एक एमसीक्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में बहुत दफा आ चुका है। याद रखिएगा, अगर आपने किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ना है, आप ये जानना चाहते हैं कि किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर है कैसा, मतलब ये कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज हुए हुए हैं, तो उस सॉलिड का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए आप क्या यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज आता है कि अगर आपने एक सॉलिड का स्ट्रक्चर मालूम करना है, तो सॉलिड का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए आप एक्स रे टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्स रे टेक्निक्स। जैसे अगर किसी इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर मालूम करना हो तो एक्सरे किया जाता है ना उसका। किसी बॉडी बंदे को अगर चोट लग जाए तो उसकी बोन्स का स्ट्रक्चर चेक करने के लिए आप क्या करते हो? एक्सरे करते हो ना। इसी तरह अगर किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर आपने मालूम करना है, आप ये जानना चाहते हो कि वो जो सॉलिड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सॉलिड अंदर से कैसा दिखता है, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, तो उसके लिए भी बेटा आप एक्सरे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक्सरे उसके अंदर से गुजारते हैं और फिर उसका एक पैटर्न छप जाता है। बेटा मुझे बताएं, यहां तक मैंने जितनी बातें आपको बताई क्या वो क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। बस ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दोबारा बता दें। बेटा किसी भी चीज की जो स्ट्रेंथ है ना, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कोई सॉलिड कितना सख्त है या कितना नरम है, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। आप किसी सॉलिड को कितना खींच सकते हैं, कितना लंबा कर सकते हैं, कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। अभी हम इसको पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर में, तो आपको ये समझ में आ जाएंगी। अभी सिर्फ इनका नाम याद रखिएगा और सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैं उर्दू में दिया है वो याद रखिएगा, बाकी इनको डिटेल में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स तो समझ आ गई हमें, सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स क्या है, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं वो खुद क्या है। अच्छा बेटे याद रखिएगा कि सॉलिड्स में आपको मैंने भी बताया कि मैटर की कुल मिला के चार स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सॉलिड उनमें से एक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सॉलिड क्या है? वन ऑफ द फोर फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की चार फंडामेंटल स्टेट्स में से एक सॉलिड है। तो सॉलिड क्या है? वन ऑफ द फोर फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की चार फंडामेंटल स्टेट्स हैं और उनमें से एक है सॉलिड। अच्छा, खास बात क्या है बेटे? खास बात बहुत तवज्जो से याद रखिएगा। जो सॉलिड्स है ना, इनकी खास बात यह है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। जिस तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर होते हैं ना, यानी अगर आप पानी में हाथ डालें तो आपका हाथ पानी में चला जाता है, लेकिन अगर यही हाथ आप अपने हाथ के ऊपर टच करें तो वो अंदर नहीं जाता, क्योंकि हाथ के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब में, वो आपके हाथ को अंदर गुजरने नहीं देते हैं। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं तो आपका हाथ अंदर चला जाता है।
तो याद रखिएगा कि जो सॉलिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी बिल्कुल करीब करीब बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि साथ क्यों जुड़े होते हैं, क्या ऐसी चीज है जो इनको साथ जोड़ के रखती है? तो बेटा याद रखिएगा, इनको साथ जोड़ के रखने वाली चीज है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्स। इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्स होती है, और वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्स इनको जोड़ के रखती है। ठीक है जी, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अगली चीज, अब बेटा चूंकि ये मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड है, तो ये मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट ही कर सकते हैं। जिस तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा सकते हैं ना, इस तरह सॉलिड के मॉलिक्यूल नहीं जा सकते। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की फिक्स पोजीशन होती है, यानी ये जहां पर भी होते हैं सारी उम्र वहीं पड़े रहते हैं जब तक सॉलिड को कोई तोड़ता नहीं है। इनकी फिक्स पोजीशन होती है, और ये भी याद रखिएगा कि फिक्स पोजीशन होती है तो इसका मतलब है दे कैन ओनली वाइब्रेट। वो अपनी जगह पर रहकर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक गैस सिलेंडर की बात करें, तो लेट्स से कि ये मेरे पास एक गैस का सिलेंडर है जिसमें गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मैं यहां पर गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर देता हूं। तो लेट्स से कि ये आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, याद रखिएगा, ये क्यों बता रहा हूं पहले तो मैं इधर लिख लेता हूं, ये गैस सिलेंडर है ताकि आपको याद रहे, मतलब इसके अंदर गैस है। अब जरा गौर कीजिएगा बेटा, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है ये वाला, ये फ्री टू मूव है, जुड़ा हुआ नहीं है किसी के साथ। मतलब ये गैस का जो मॉलिक्यूल है ये किसी के साथ अटैच नहीं है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जब भी कहेगा कि मैं जा रहा हूं तो ये जा सकता है, यानी अपनी पोजीशन छोड़ के कहे लो जी मैं तो अपनी खाला के घर जा रहा हूं, तो ये जा सकता है, इसको आजादी है। ये वाला मॉलिक्यूल कहे जी मेरा अफ्तारी के बाद मूड नहीं बन रहा तो मैं अपनी फुप्पो के घर जा रहा हूं, तो ये जा सकता है। अगर ये वाला मॉलिक्यूल कहे लो जी मेरी तबीयत खराब हो गई है मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, तो ये जा सकता है। यानी अगर सिंपल अल्फाज में बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये आजाद हैं, दीज आर फ्री टू मूव, ये इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक सॉलिड की बात करें ना, तो सॉलिड में ये हालात नहीं है। सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह हैं जो मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते, यानी फिक्स्ड है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक सॉलिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये बिल्कुल कैदियों की तरह कैद हैं, जिस तरह पाकिस्तानी कैद हैं, मुल्क छोड़ के आसानी से नहीं जा सकते। इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, गैस के मॉलिक्यूल्स को मिल जाती है तो वो बाहर चले जाते। तो बेटा ये आपके पास एक सॉलिड का स्ट्रक्चर है, और सॉलिड के स्ट्रक्चर में देखो कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्री टू मूव नहीं है, बल्कि ये तो अपनी अपनी जगह पर फिक्स्ड है। तो ये फर्क है बेटा गैस में और सॉलिड में। तो याद रखिएगा कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, वो मूव नहीं कर सकते। अच्छा, क्या बिल्कुल मूव नहीं कर सकते? तो बेटा यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, एमसीक्यूज आएगा ये, कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी जगह पर आगे और पीछे वाइब्रेट करते रहते हैं, उठ के कहीं नहीं जा सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला मॉलिक्यूल के जी लो जी मेरा दिल नहीं लग रहा तो मैं खाला के घर जा रहा हूं इधर, नहीं, ये नहीं जा सकता, इसकी मजबूरी है क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो ये अपनी जगह पर रहते हुए सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। तो ये एमसीक्यूज याद रखिएगा कि सॉलिड के मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पर रहकर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। बेटा अगली बात, जरा आखिरी बात है इसके वाले से, और फिर हम अपने आर्टिकल्स के ऊपर वापस आ जाएंगे। बेटा याद रखिएगा, ये गैस के मॉलिक्यूल्स बड़े इजीली मूव कर सकते हैं। ये जो आपके पास इस मकाम पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, मूविंग बॉडी के पास, यानी मूव करती हुई बॉडी के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब चूंकि ये वाले गैस के मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है क्योंकि ये मूव कर सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये तो मूव ही नहीं कर सकते, ये तो फिक्स्ड है अपनी जगह पर, ये इधर उधर जा ही नहीं सकते हैं। और चूंकि ये मूव नहीं कर सकते, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड ही मोशन के साथ है। तो चूंकि ये मूव नहीं कर सकते, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होगी। तो बेटा ये अभी पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो सॉलिड है ना, ये ऐसी स्टेट है विच हैज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के पास तीनों स्टेट्स की निस्बत मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब ये एमसीक्यू अगर आएगा
कि कौन सी स्टेट है जिसके पास सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है, तो सॉलिड। ना लिक्विड, ना गैस, ना प्लाज्मा। क्या आंसर होगा? सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल फिक्स्ड है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके शॉर्ट नोट्स होंगे फर्स्ट आर्टिकल के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब मैं हर स्क्रीनशॉट के ऊपर 3 तक गिना करूंगा और आपने मेरे 3 तक काउंट करने तक स्क्रीनशॉट ले लेना है। सो 1, 2, 3 एंड ओके। जी बेटे, यहां तक आपको सारी बात क्लियर है? हाँ जी। ओके। बेटा इसके बाद सॉलिड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमरफस सॉलिड्स और पॉलीमेरिक सॉलिड्स। यानी सॉलिड्स की 3 टाइप्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, आई रिपीट, सॉलिड की 3 टाइप्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड और पॉलीमेरिक सॉलिड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साथ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम पॉलीमेरिक सॉलिड्स और फिर अमरफस सॉलिड्स को डील करेंगे, और लास्ट आर्टिकल हमारा होगा क्रिस्टल लैटिस, और फिर हम बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेटा सबसे पहली बात, इसके अगर नाम में गौर किया जाए ना, तो क्रिस्टलाइन का मतलब है क्रिस्टल्स, यानी क्रिस्टल्स बनेंगे। और क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल डेफिनेट शेप वाले, ऐसे जिनकी शेप बड़ी डेफिनेट होती है। अब मैं कुछ सिंपल बातें यहां पर लिखता जाऊंगा, आपने उनको फॉलो करते जाना है, जहां से समझ नहीं आएगी आपने मुझे फौरन रोक के पूछ लेना। बेटा पहली बात कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, देखो हर चीज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। अब याद रखिएगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज होंगे। अब इस बात का मतलब क्या है, मैं डायग्राम बना के अभी आपको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि मॉलिक्यूल्स में रेगुलर अरेंजमेंट होगी। दूसरी बात ये कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक रिपीटिंग पैटर्न फॉलो करेंगे। अब ये दोनों बातों का मतलब आपको डायग्राम के साथ वाज़ेह होगा, तो मैं डायग्राम बनाता हूं और आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बेटा तो देखो सारे, जरा तवज्जो से देखो। आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल ये है सॉलिड का, एक मॉलिक्यूल ये है, और एक मॉलिक्यूल ये है, इसी तरह एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, एंड सिमिलरली एक मॉलिक्यूल ये, एक ये और एक ये आपके पास मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया। अच्छा कैसे पता चला? देखो ये सारे मॉलिक्यूल एक लाइन में, ये भी एक लाइन में और ये भी एक लाइन में, मतलब सारे मॉलिक्यूल रेगुलरली अरेंज हुए हुए हैं। ये मॉलिक्यूल भी एक लाइन में, ये मॉलिक्यूल भी एक लाइन में और ये मॉलिक्यूल भी एक लाइन में, सारे मॉलिक्यूल रेगुलरली अरेंज हुए हुए हैं। तो बेटा चूंकि सारे मॉलिक्यूल रेगुलरली अरेंज हुए हुए हैं, एक रेगुलर पैटर्न है यहाँ पर, और बेटा इस रेगुलर पैटर्न की वजह से हमारे पास ये जो सॉलिड बनता है इसका नाम क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो लेट मी रिपीट इट। जब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी, यानी मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज हुए हुए होंगे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ठीक है जी। तो जब मॉलिक्यूल रेगुलर अरेंजमेंट में पड़े होंगे तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे यहां पर। अच्छा रिपीटिंग पैटर्न का क्या मतलब है? ये देखो ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह का स्क्वायर नीचे भी बन रहा है, बिल्कुल इसी तरह का स्क्वायर राइट साइड पे भी बन रहा है, और बिल्कुल इसी तरह का स्क्वायर उसके नीचे भी बन रहा है। मतलब सारा का सारा पैटर्न क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज भी हैं और सारा पैटर्न क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो बेटा ऐसे सॉलिड का नाम क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। दो 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 बातें हैं सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एक, मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज होंगे, और दूसरी, जो मॉलिक्यूल्स का पैटर्न है वो रिपीट होगा। बस ये दो बातें। अच्छा अगली बात याद रखिएगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, इनको हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल परफेक्ट सॉलिड्स की तरह है। आइडियल सॉलिड्स, हर केस में ना एक आइडियल केस होता है। जैसे हम कुछ इंसानों को आइडियल समझते हैं, जैसे हम अपने रसूल खुदा को आइडियल समझते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये भी आइडियल सॉलिड्स हैं, क्योंकि बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है, बिल्कुल पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये ट्रू सॉलिड्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये आइडियल हैं, बड़े अच्छे सॉलिड्स हैं। अच्छा अब इनकी एग्जांपल्स कुछ याद रखनी है, और एग्जाम्पल्स इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि ये ऑलमोस्ट हर साल आती आती हैं, तो इनकी एग्जाम्पल जरूर याद रखनी है। अब जरा गौर कीजिएगा एग्जाम्पल्स को याद रखने का तरीका क्या है। बेटा सबसे पहली बात, कुछ मेटल्स क्रिस्टलाइन होते हैं, उन मेटल्स के नाम याद रखने हैं। उन मेटल्स का नाम है कॉपर, आयरन और जिंक। कॉपर, आयरन और जिंक। अगर याद नहीं हो तो ट्रिक है, कॉफी जन। जन कहते हैं औरत को, अगर औरत कॉफी पी रही हो तो कॉफी जन। बस ये ट्रिक है छोटी सी, अगर याद ना हो। वैसे 3 नाम है, मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, अगली बात, ये तो मेटल्स हो गए। कुछ कंपाउंड्स भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं। वो कौन से कंपाउंड हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये जो खाने में नमक यूज होता है वो NaCl होता है। तो आपने अगर वो नमक देखा हो तो वो क्रिस्टल होता है नमक का। अगर आप एक नमक का दाना उठाए ना, तो वो क्रिस्टल होता है बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल रेगुलर होता है वो। तो कंपाउंड्स में सोडियम क्लोराइड। और सिरामिक्स में याद रखिएगा, सिरामिक्स में जिरकोनिया। जिरकोनिया जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अच्छा, अब ये जिरकोनिया होता क्या है? जिन लोगों के दांत खराब हो जाते हैं ना, उनके दांत के ऊपर एक क्राउन लगाया जाता है। जब रूट कनाल करते हैं ना दांत का, यानी दांत की नस काट देते हैं, तो उनके दांत के ऊपर एक क्राउन लगाया जाता है। वो क्राउन जिरकोनिया से बना होता है। तो जिरकोनिया एक सिरामिक्स है। और सिरामिक्स में कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है? तो जिरकोनिया है। तो बेटा ये तीनों एग्जांपल्स याद रखनी है। कंपाउंड में क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। मेटल्स में कौन है? कॉपर, आयरन और जिंक। और सिरामिक्स में कौन है? जिरकोनिया। ये MCQs में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, गौर कीजिएगा। बेटा ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, इनके वाले से ये बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। क्या बात नहीं भूलनी? कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, इनके पास शार्प, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो शार्प भी होता है और डेफिनेट भी होता है। अब इस बात का मतलब याद रखिएगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? बेटे गौर कीजिएगा, ध्यान जरा दीजिएगा तवज्जो से। बेटा लेट्स से कि ये आपके पास NaCl है। एक NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का मॉलिक्यूल है ये। तो ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में है NaCl। आप क्या करते हैं? आप इसको हीट देना शुरू करते हैं। दिस इज सॉलिड NaCl जो कि क्रिस्टल की फॉर्म में है। आप इस सॉलिड NaCl को क्या करते हैं जी? आप इसको हीट देना शुरू करते हैं। जब आप इसको हीट देंगे तो जारी बात है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। बेटा याद रखिएगा, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो, ये सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड नहीं बनेगा। इसका टेम्परेचर 200 हो जाए, ये फिर भी सॉलिड रहेगा, लिक्विड नहीं बनेगा। इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ये फिर भी सॉलिड रहेगा, लिक्विड नहीं बनेगा। इसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ये फिर भी सॉलिड रहेगा, लिक्विड नहीं बनेगा। लेकिन बेटा जैसे ही आप इसको हीट करेंगे अप टू 801 डिग्री सेल्सियस, यानी जैसे ही टेम्परेचर 801 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये मेल्ट हो जाए। जैसे ही टेम्परेचर 801 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो बहुत डेफिनेट था, यानी ये किसी और टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट नहीं हुआ। दिस इज मोल्टन NaCl। ये NaCl एग्जैक्टली किस टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ है? 801 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प भी है और वो डेफिनेट भी है, यानी कि एग्जैक्टली किसी एक टेम्परेचर पे जाके ये मेल्ट होता है, हर टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होता। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हर किसी का यही हाल है। ये तो मैंने सिर्फ NaCl की मिसाल दी है ना, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का यही हाल है। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड एक खास टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होता है, उससे पहले मेल्ट नहीं होता। और इसको कहते हैं शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। बेटा मुझे बताएं, ये शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट क्लियर हुआ है? क्योंकि ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देता हाँ जी, क्लियर हो गया। है। ओके। तो बेटा ये सब कुछ था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के वाले से। तो यही बातें सिर्फ आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, लॉन्ग में ये नहीं आता। अच्छा, इसके बाद दूसरी तरह के जो सॉलिड्स हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अलावा, वो हैं अमरफस सॉलिड्स। तो अब हम बात करेंगे अमरफस सॉलिड्स के वाले से।
अच्छा जी, अब अमरफस सॉलिड्स क्या हैं जी? अच्छा बेटे, याद रखिएगा कि पहली बात, अमरफस लफ्ज का मतलब पता होना चाहिए। ये क्रिस्टलाइन का मतलब मैंने बताया था ना, क्रिस्टल। तो अमरफस लफ्ज का क्या मतलब है? बेटा याद रखिएगा, लफ्ज अमरफस का मतलब है फॉर्मलेस और शेपलेस। तो इसके नाम से वाजिया है कि इसके मॉलिक्यूल्स की कोई फॉर्म नहीं होगी, इसके मॉलिक्यूल्स की कोई शेप नहीं होगी, यानी इसके मॉलिक्यूल्स बेसिकली रैंडमली अरेंज होंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज होते हैं ना, तो उसको कहते हैं अमरफस सॉलिड्स। जब कभी भी मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज होंगे, उसको आप बोलेंगे अमरफस सॉलिड्स। तो देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में मॉलिक्यूल कैसे अरेंज थे? रेगुलर अरेंजमेंट थी ना। जब इरेगुलर अरेंजमेंट होगी तो फिर वो सॉलिड कौन सा बन जाएगा? वो अमरफस सॉलिड बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि अमरफस सॉलिड की खास बात क्या है। अमरफस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स इरेगुलरली अरेंज हुए हुए होते हैं, यानी जिस मॉलिक्यूल का जहां दिल करता है वो वहां चला जाता है। तो अमरफस सॉलिड में होती है रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब ये इरेगुलर अरेंजमेंट कैसी दिखती है? बेटा तो देखिएगा, लेट्स से कि एक मॉलिक्यूल यहां पर था, एक यहां पर था, एक यहां पर था, एक इस मकाम पर था, एक यहां पर आ गया, एक इधर, एक इधर, एक इस मकाम पर और एक इस मकाम पर। अगर आप इन सब मॉलिक्यूल्स को जोड़ें तो ये आपके पास रैंडमली अरेंज मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे सारे। कोई भी मॉलिक्यूल अपने पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स इरेगुलरली अरेंज हुए हैं। तो चूंकि सारे मॉलिक्यूल्स इरेगुलरली अरेंज हुए हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा सॉलिड बन जाता है? ये अमरफस सॉलिड बन जाता है। अगर आप इसकी थोड़ी सी बेहतर डायग्राम, क्योंकि ये मैंने एक नॉर्मल सी डिपिक्शन बनाई थी, अगर आप इसकी एक बेहतर सी डायग्राम बनाना चाहें, यानी ये चेक करना चाहें कि वाकई ही क्या मामला हो रहा होता है, तो आप ये देखें कि अगर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से मौजूद हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। तो अगर आप यहां पर गौर करें तो आपके ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये रैंडमली अरेंज पड़े हुए हैं। मतलब इनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, इनका स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हो रहा। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट थी, आपके सामने डायग्राम मौजूद है, आप कंपेयर भी कर सकती हैं। जहां पर रेगुलर अरेंजमेंट मौजूद थी, यानी मॉलिक्यूल्स रेगुलरली जुड़े हुए थे, वो यहां पर सीन नहीं है। यहाँ पर सब मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से मौजूद हैं, और किसी एक भी जगह पर जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से मौजूद हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक अमरफस सॉलिड का। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एन अमरफस सॉलिड। ये बात याद रखिए। अच्छा जी, तो अमरफस सॉलिड में आपने देखा कि इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इरेगुलरली अरेंज हैं। अच्छा, दूसरी बात यहां पर याद रखिएगा कि आपके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर, वो एक तो इरेगुलरली अरेंज्ड है। दूसरी बात ये कि इनमें रैंडम अरेंजमेंट है, कोई रिपीटिशन नहीं है। मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली अरेंज हुए हुए हैं। जिस तरह क्रिस्टलाइन में देखो ना, स्क्वायर के बाद नीचे स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर के साइड पे स्क्वायर बना हुआ है, यहां पर इस तरह का कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। यहां पर हर मॉलिक्यूल अपनी एक अलग शक्ल बना रहा है, इसलिए अब इसको फॉर्मलेस कहते हो, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक शक्ल नहीं होती। देखो, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, यहां पर स्क्वायर बने हुए हैं, लेकिन उस जगह पर कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं है, इसलिए आप इस अमरफस को क्या कहते हो? आप इसको कहते हो फॉर्मलेस और शेपलेस। तो रेगुलर अरेंजमेंट है यहां पर। अच्छा बेटा, दूसरी बात याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम जिस तरह ट्रू सॉलिड्स कहते हैं ना, अमरफस सॉलिड्स का नाम हमने रखा हुआ है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अमरफस सॉलिड्स बेसिकली नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, यानी ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि नॉन क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन नहीं है। ठीक है ना, जो क्रिस्टलाइन नहीं है उनको आप कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखिएगा कि आप इनको ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और आप इनको ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं।
तो ये दोनों नाम इसके याद रखिएगा, ये नाम भी एमसीक्यूज में आते हैं, ये नाम भी आपने याद रखने हैं, ये नाम एमसीक्यूज में आते हैं। मैं इधर लिख देता हूं, चलें इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। 1 2 3, ओके जी बेटा, क्लियर है यहां तक? कोई ऐसा पॉइंट जो समझना आया हो मेरे से पूछिएगा। नहीं सर, सब समझ आ गया। ओके चलें, अब हम अमरफा सॉलिड्स की कुछ मजीद बातें जरा कर लेते हैं, जगह खत्म हो गई थी। अच्छा बेटे, अमरफा सॉलिड्स की बातों को थोड़ा सा रिपीट करेंगे। हमने क्या बोला था, अमरफा सॉलिड्स में कैसी अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की? रेगुलर अरेंजमेंट होती है कि नहीं होती? नहीं, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, इररेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो अमरफा सॉलिड्स में हमने पहली बात तो ये बोली थी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इररेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। हर मॉलिक्यूल अपने अंदाज से पड़ा होता है अपनी अपनी जगह पर। और दूसरी बात, कोई रिपीटिशन नहीं हो रही होती, इरेगुलर अरेंजमेंट है। और दूसरी बात, देयर इज नो रेपिटिशन, यहां पर किसी भी तरह की कोई भी रेपिटिशन नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात यहां पर याद रखिएगा कि इसका दूसरा नाम है ग्लासी सॉलिड्स। ये भी याद रखिएगा, मैंने अभी बताया कि एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। या फिर आप इनको ग्लासी सॉलिड्स के अलावा कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन नहीं है तो आप इनको बोल देते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ग्लासी सॉलिड्स या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा बेटे, हमने लास्ट टाइम एग्जांपल्स डिस्कस की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ये एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे अमरफस सॉलिड्स की क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो इनकी एग्जांपल्स को बेटे तवज्जो से जरा सुन लीजिएगा। एक ही एग्जांपल आपकी किताब ने डिस्कस किया, ज्यादा एग्जांपल्स किताब ने नहीं दी। बेटा ये जो शीशा होता है ना, खिड़कियों के अंदर जो शीशा लगा होता है, ऑर्डिनरी ग्लास, ये अमरफस सॉलिड होता है। अब आप कहेंगे देखो ये तो बड़ा क्लियर होता है, बड़ा यूनिफॉर्म लगता है देखने में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कभी भी शीशे को तोड़ो तो कभी भी डेफिनेट शेप नहीं बनती है, वो अलग अलग टुकड़ों में, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के टुकड़ों में टूट जाता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर आप उसको साइड से देखो तो वो क्लियर नहीं होता, बल्कि ब्लर होता है। यानी अगर ये आपके पास विंडो है और अगर आप इसको इस साइड से देखो यहां से, तो आपको ब्लूइश टिंट नजर आता है, क्योंकि वो ब्लर होता है यहां से, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स करेक्टली जो है वो अरेंजमेंट नहीं हुई हुई होती उनकी, मतलब वो रेगुलरली अरेंज नहीं हुए होते। तो चूंकि वो रेगुलरली अरेंज नहीं हुए होते, इसलिए वो एक अमरफस सॉलिड है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि ऑर्डिनरी ग्लास को अमरफस सॉलिड क्यों कहते हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज नहीं हुए होते। अच्छा बेटे, अगली बात याद रखिएगा अमरफस सॉलिड्स की, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड से बिल्कुल उलट है। और वो ये है कि जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं उनका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जिस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक खास मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इस तरह इनका कोई खास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इनका कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हम शीशे की ही बात करें, ग्लास की बात करें, तो लेट्स से कि ये हमारे पास ग्लास है, सो दिस इज ग्लास, और आप इस ग्लास को हीट करना शुरू करते हैं। तो लेट्स से कि आप यहां से ग्लास को हीट देना शुरू कर देते हैं। तो बेटा जिस तरह सोडियम क्लोराइड या क्रिस्टलाइन सॉलिड एक खास टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होना शुरू होता था, इसके साथ वो केस नहीं है, बल्कि जैसे जैसे आप इसको हीट करते हैं ये सॉफ्ट होता चले जाता है। यानी ये शुरू से ही मेल्ट होने लग जाता है, लेकिन पूरा पूरा मेल्ट नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता है, ग्रेजुअली सॉफ्टन, यानी ग्रेजुअली ये सॉफ्ट होता है। और फिर 800 डिग्री सेल्सियस पर जब ये पहुंचता है तो वहां पर ये एक कंप्लीट लिक्विड बन जाता है। जबकि सोडियम क्लोराइड में ऐसा कुछ भी नहीं था। सोडियम क्लोराइड में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि 100 डिग्री पे लेके जाओ वो सॉलिड ही रहेगा, 200 पे ले जाओ वो सॉलिड ही रहेगा, 300 पे ले जाओ वो सॉलिड ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसको एग्जैक्टली 800 पे लेके जाओ तो वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जो ग्लास है ये तो शुरू से ही मेल्ट होने लग गया, इसका कोई खास टेम्परेचर तो नहीं है ना। तो मोल्टन विस्कस लिक्विड, ये मोल्टन विस्कस लिक्विड बन गया। विस्कस का मतलब क्या होता है? गाढ़ा।
आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में विस्कोसिटी पढ़ी होगी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। तो ये एक गाढ़ा सा लिक्विड बन जाता है, और आप इमेजिन भी कर सकते हो कि अगर आप एक ग्लास को हीट करोगे, यानी शीशे को हीट करोगे, तो वो पिघलेगा, और पिघलने के बाद वो एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और गाढ़ा सा पेस्ट बनने के बाद उसको आप बोलेंगे मोल्टन विस्कस लिक्विड। तो बेटा ये सारा का सारा अमरफस सॉलिड्स की डिटेल्स के ऊपर था। अमरफस सॉलिड्स बेटा आपको समझ में आ गए? यस सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरी तरह के, बल्कि तीसरी तरह के जो सॉलिड्स हैं, उनका नाम है पॉलीमेरिक सॉलिड्स। और ये हम आखिरी टाइप ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम यूनिट सेल पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो जूम की क्लास होती है ना बेटा, इसका 40 मिनट का टाइम होता है। यानी 40 मिनट के बाद ये क्लास ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है, और फिर 10 मिनट का वेट करना पड़ता है, और फिर क्लास दोबारा ज्वाइन होती है। तो अभी ये क्लास 4 मिनट बाद रफली एंड हो जाएगी खुद ब खुद ही, और फिर 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा, और 10 मिनट के बाद आपने ज्वाइन करना है, तो फिर हम अगला वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, पॉलीमेरिक सॉलिड्स क्या है? बेटा इनके नाम से वाजिया है, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का नाम आपने सुना होगा। ये जो प्लास्टिक और रबर होता है ना, वो पॉलीमेरिक सॉलिड होता है। ये बात याद रखिएगा, पॉलीमेरिक सॉलिड में ये बात कभी भी नहीं भूलनी। प्लास्टिक एक पॉलीमेरिक सॉलिड होता है, और जो सिंथेटिक रबर होता है, जिस तरह टायर्स होते हैं ना, टायर्स, तो उनका रबर वो पॉलीमेरिक सॉलिड है। या खवातीन की जो बालों में लगाने वाली पोनियां होती हैं, वो भी पॉलीमेरिक सॉलिड है, क्योंकि वो भी रबर होती हैं। तो पॉलीमेरिक सॉलिड जो है वो प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर को कहते हैं। अच्छा, अब जरा याद रखिएगा, अभी ये जरा एक पैटर्न बनाते जाइएगा, कंट्रास्ट बनाना है जहन में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रॉपर अरेंजमेंट है, अमरफस सॉलिड में बिल्कुल अरेंजमेंट नहीं है, और पॉलीमेरिक सॉलिड्स में इंटरमीडिएट, यानी दरमियान में है। पॉलीमेरिक सॉलिड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। तो पॉलीमेरिक सॉलिड जो है वो ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान में है, यानी इनमें कुछ ऑर्डर भी है और कुछ डिसऑर्डर भी है। अच्छा, इसको बेहतर तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? इसको बेहतर तरीके से कहने का बड़ा आसान तरीका है, और वो है जी कि दीज आर लेस ऑर्डर्ड देन क्रिस्टलाइन। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो उससे ये कम डिसऑर्डर्ड है, लेकिन अगर आप अमरफस की बात करते हैं तो उनसे ये ज्यादा ऑर्डर्ड है, बट मोर ऑर्डर्ड देन अमरफस। तो अगर आप क्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो ये क्रिस्टलाइन से तो कम है, लेकिन अगर आप अमरफस की बात करते हैं तो अमरफस से ये ज्यादा ऑर्डर्ड है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अच्छा, इनके जिस तरह अमरफस के दूसरे नाम हैं, इनके भी दूसरे नाम हैं, और इनके दूसरे नाम आपने याद रखने हैं, और ये एमसीक्यूज में बहुत दफा आ चुके हैं पहले भी। एक तो ये कि आप इनको कहते हैं इंटरमीडिएट सॉलिड्स, यानी पॉलीमेरिक सॉलिड्स को कहते हैं इंटरमीडिएट सॉलिड, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन और अमरफस के दरमियान में होते हैं ना, इसलिए आप इनको कहते हैं इंटरमीडिएट सॉलिड्स। अच्छा, दूसरी बात, आप इनको ना कहते हैं पुअर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन तो होते नहीं है अच्छे से, तो ये पुअर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये दोनों नाम आपने इसके याद रखने हैं। अच्छा, अगली बात ये याद रखनी है कि जो पॉलीमेरिक सॉलिड्स है ना, मेन कंपोनेंट इनमें कार्बन होता है। मेन कंपोनेंट होता है कार्बन, और कार्बन बॉन्डेड होता है विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, इनमें से किसी एक के साथ। बेटा क्लास एंड होने वाली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका ये काम जो मैंने लिखा वो जाया ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और क्लास फिर आप 10 मिनट के बाद, एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने? हाँ जी। चलें, 10 मिनट के बाद बेटे ज्वाइन कीजिएगा।